Dear students, as you know, in the first part, I have taught you affirmative and negative sentence of present indefinite tense. And I hope you will have learned this point very easily. Now it is second term for you. In the second part, I will teach you interrogative sentence. Interrogative sentence of present indefinite tense. And in this test, you will have to remember some question words. कुछ प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, why, क्यों, why. इसको आपको why पढ़ना है, why नहीं पढ़ना है. Mostly students and teachers pronunciate it why, but it is completely wrong. You have to pronunciate it why. Why? कब, when, कहाँ, when, कौन या किसने, who. These are question words. ये प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द, इनमें से जो ये क्या है, क्या, ये वाक्य के शुरू में भी आ जाता है और वाक्य के बीच में भी आ जाता है. यदि क्वेश्चन वर्ड ये क्या है, यदि ये वाक्य के शुरू में आता है तो इसकी अंग्रेजी न लिख करके हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अब अगर यही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं. आफ्टर दैट एक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं. और देखिए, आपने जैसे देखा कि अगर ये मिडिल में आ गया, मध्य में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी आप नहीं लगा पाएंगे. और इसके अंदर के जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं, यदि ये अगर ये शुरू में आ गया, मिडिल में नहीं, यदि ये शुरू में आ गया तो इसकी अंग्रेजी आप नहीं लगा पाएंगे. इसकी जगह पे आपको उस टेंस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं, इसकी सहायता के लिए आपको मालूम है डू और डज होती है. अगर शुरू में आता है तो हम इसकी अंग्रेजी वाट ना लगा कर क्या लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे. यदि यही चीज ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर तब उसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएं. और ये तमाम जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये मोस्टली आपको मिडिल में, वाक्य लास्ट में मिलते हैं. इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेना है, ठीक. और उसके बाद फिर आपको डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा. आप देखते हैं एग्जाम्पल, हम देखते हैं. जैसे क्या मैं अपने बड़े भाई को राम के साथ बाजार में, क्या मैं अपने बड़े भाई को राम के साथ बाजार में रात में एक पत्र लिखता हूं. आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्वेश्चन मार्क आपको हिंदी सेंटेंस भी लगाना और इंग्लिश सेंटेंस भी लगाना है. अब देखिए, अभी भी हमने बताया ये क्वेश्चन वर्ड है क्या. अगर ये वाक्य के शुरू में आता है, इट्स मीनिंग इज नॉट रिटन, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है. इन प्लेस ऑफ इट यू विल हैव टू राइट डू एंड डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. आपको कर्ता के अनुसार डू और डज लगाना है. जैसे देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है. जब सब्जेक्ट आई है तो ऑलरेडी आप फर्स्ट पार्ट में आप निगेटिव वगैरह सब देखे थे, तब उसमें आई के साथ डू नॉट लगा था. लेकिन यहाँ तो नॉट हमको लगाना नहीं, क्योंकि वाक्य केवल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव अभी नहीं है. तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लगा लेंगे, डू. डू लगा ले. अब आफ्टर दैट हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए. तो ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इसी सेंटेंस को सेट करने के लिए कितना भी लॉन्ग सेंटेंस क्यों ना हो, आपको फार्मूला हमने सिखाया था पहले पार्ट में. कर्ता, क्रिया, किसको, क्या, कैसे, कहां, कब, क्यों. ये पॉइंट आपको हमेशा अपनी मेमोरी में मेंटेन रखना है. अब हम देखते हैं, जब हमको कर्ता मिल गया तो हमको क्या चाहिए, क्रिया चाहिए.
क्रिया मैंने बताया इन द एंड ऑफ सेंटेंस लिखती है। लिखना की अंग्रेजी ज्यादातर बच्चे जानते हैं, राइट मींस लिखना, पेड माने लिखना होता है, आथर माने लिखना होता है, कंपोज माने लिखना होता है, डिक्टेट माने लिखना होता है, तमाम वर्ड होते हैं। बट वेरी इजी जो वर्ड है, जो मोस्टली बहुत पॉपुलर है, वो क्या है? राइट है। तो डू आई राइट, डू आई राइट करता क्रिया। मैं लिखता हूं, किसको लिखता हूं? अपने बड़े भाई को लिखता हूं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं आई का जो अपना होता है क्या होता है? माई होता है, माई एल्डर ब्रदर। आप यहां पे बिग ब्रदर मत लिखिएगा, बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर नहीं होता है। बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर, छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर होता है। उम्र दर्शाने के लिए हम यंगर और एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, आकार दर्शाने के लिए बिग और स्मॉल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, डू आई राइट माई एल्डर ब्रदर, ये कर्ता क्रिया किसको? अपने छोटे भाई को। क्या लिखता हूं? एक पत्र लिखता हूं, अ लेटर, अ लेटर। गौर से देखिए, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन आ किया है, इसको ए भी पढ़ा जाता है, ए लेटर, आ लेटर। जब ए लेटर पढ़ेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, जब अ लेटर पढ़ेंगे तो वीक फॉर्म कहलाता है। तो आप अ और ए दोनों बोल सकते हैं, अ लेटर। और आगे चलते हैं, क्या क्या के बाद? कैसे। कैसे कैसे का मतलब मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि साथ होता है, और साथ की अंग्रेजी उल्टी लगती है। जैसे राम के साथ है विद राम, सुमन के साथ है विद सुमन, गीता के साथ है विद गीता, उल्टा विद राम। नेक्स्ट, कैसे हो गया? कैसे के बाद आपके सूत्र पे फिर था कहां। कहां, मैं कहां लिखता हूं? बाजार में लिखता हूं। तो बाजार के लिए आपको एट मार्केट लगाना है, एट मार्केट, इन द मार्केट मत लगाइएगा, क्योंकि स्मॉल प्लेसेस के पहले जो राइट प्रीपोजिशन होता है एट होता है। तो मोस्टली बच्चे कभी कभी तमाम जगह इन द मार्केट पढ़ लेते हैं, तमाम टीचर भी बता देता है, बट एक्चुअली ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये कॉम्प्लीटली गलत होता है। तो आपको एट मार्केट ही लगाना है, एट मार्केट। और आगे चलते हैं, कब। कब लिखता हूं? रात में लिखता हूं। समय से पहले भी प्रीपोजिशन एट ही लगता है, एट नाइट। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये आपका वाक्य पूरा हुआ। क्या मैं अपने बड़े भाई को राम के साथ बाजार में रात में एक पत्र लिखता हूं? तो बड़ा इजी ट्रांसलेशन आपने सीखा, डू आई राइट माई एल्डर ब्रदर अ लेटर विद राम एट मार्केट एट नाइट। अगर इसी पर अभी ये जहां मैं के बजाय कोई थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता, सीता गीता गीता ही सी, तो यहां जो डू है उसके स्थान पर हम डज लगा देते। बहुत आसान सा पॉइंट आप सीखे। अगर यहाँ पे मैंने बताया थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता, तब हम यहाँ पे जो डू आप इस्तेमाल कर रहे हो इसके बजाय हम क्या लगा देते? डज लगा देते। बाकी सेम चीज, वही चीज आपको करना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और याद रखिए कि जब कोई वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है तब थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में हम यस यस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके पहले डज लगा चुके होते हैं। ऐसी हालत में आप अगर कुछ सोचे यहाँ डज लगा के, थर्ड पर्सन है डज लगा, फिर यहाँ पर हम सोचे यस यस जोड़ दे, तब गलत हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, तो मैं समझता हूं ये बात आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं, मान लो कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या हो? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, जो तो आप केवल भी इंट्रोगेटिव देख लो, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड आया है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव वर्ड दोनों आ जाए, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है और कोई नकारात्मक शब्द जैसे नहीं आए, तब वो वाक्य जो होता है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल आते हैं, अब हम एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। इस सेंटेंस का देखते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का। ठीक,
स्टूडेंट्स, आपकी बात पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तभी होता है जब उस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द आ जाता है, तब वह वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। एंड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यू विल हैव टू यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। आपको नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है, सब्जेक्ट के पहले नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें आप लोगों को, जैसे हम बताएं, मैं अपने बाबा को मोहन के साथ स्कूल में मैं अपने बाबा को मोहन के साथ स्कूल में दोपहर में एक नए उपन्यास के बारे में क्यों नहीं बताता, ये वाक्य। तो आप देखिए ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड है और एक नेगेटिव वर्ड आया नहीं, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाया। अब हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यदि कोई वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो ऐसी हालत में आपको नॉट कहां लगाना है? कर्ता के बाद लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते जहां डू नॉट, डज नॉट ऐसा नहीं लगा सकते। आपको नॉट कर्ता के बाद ही लगाना पड़ेगा। हाँ, कर्ता से पहले नॉट लग सकता है। इसमें दो रानी में भी एग्जांपल बता रहा हूं कब लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है, आपको यू हैव टू नो दिस। तो हम पहले ये देखते हैं कि कर्ता के बाद हमको कैसे लगाना है। हमने आपको बताया कि जो क्या प्रश्नवाचक शब्द था, ये जब शुरू में आता था तो इसकी वजह से हमने नहीं लिखा था। इसकी जगह पे हमने अकॉर्डिंग, इसकी जगह पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज लिखा था। बट इफ एनी क्वेश्चन वर्ड comes in the middle of sentence, its meaning should be written at first, and after that you will have to use auxiliary word according to your subject। जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग ऊपर auxiliary word लगाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जो हमारा ये सब्जेक्ट है, फिर पुनः आपको क्या मिला? मैं ही मिला। अब हम प्रश्नवाचक शब्द क्यों को सबसे पहले हुआ, मैंने बताया इसको भाई आप मत पढ़िएगा प्लीज, आप भाई पढ़ेंगे, वाई मत करिएगा, वाई। अब इसके बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट है आई है, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या लगेगी? डू लगेगी। आप दस नहीं लगा पाओगे तो वाई डू आई, ये नॉट देखो, ये नॉट आफ्टर सब्जेक्ट लग रहा है आपके पास, ये नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। आप यहां नहीं लगा सकते वाई डू नॉट आई। अगर आप यहां नॉट लगा दोगे तो वह गलत हो जाएगा। आप कर्ता के पहले नॉट लगाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, मैं भी दिखा रहा हूं उसमें कैसे लग सकता है। तो फिलहाल आपको पहला जो पॉइंट है इसमें याद रखना, व्हाई डू आई नॉट बताना कि अंग्रेजी क्या होता है? टेल। नैरेट, स्टेट तमाम वर्ड होते हैं। व्हाई डू आई नॉट टेल, किसको? अपने बाबा को। आई अपना माई ग्रैंड फादर, क्या किस चीज के बारे में नहीं बता रहा? एक नए उपन्यास के बारे, एक नए उपन्यास के बारे, इसके बारे में नहीं बता रहा। तो के बारे की अंग्रेजी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्या होती है? अबाउट। अबाउट मैंने के बारे। तो अबाउट की अंग्रेजी आपको उल्टा लगाना है। जैसे एक नए उपन्यास के बारे में अबाउट ए न्यू नॉवेल या फिक्शन, उपन्यास की अंग्रेजी फिक्शन भी होती है, FICTION। या नॉवेल तो आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो फिक्शन आपको भी जानना है, फिक्शन वाले भी उपन्यास। तो अब हम इसको अबाउट आगे कुछ नहीं, अबाउट ए न्यू फिक्शन, और आगे चलते हैं। क्या हो गया? क्या के बाद कैसे, सूत्र पे ही चलना है। कैसे? मोहन के साथ। तो मोहन के साथ की जो मैंने आपको बताया, साथ भी उल्टा लगता है, विद मोहन, विद मोहन। और फिर चलते हैं कहां? स्कूल में, एट स्कूल, एट स्कूल। कब? दोपहर में, एट नून
क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपने यहां देखा टू आर, डू आर नॉट। टेल माय ग्रैंडफादर अबाउट ए न्यू फिक्स मोमेंट एट स्कूल एट। ये आपको मैंने पहले बताया कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो आप डू नॉट या डज नॉट यहां साथ में न लगाकर नॉट कर्ता के बाद ही लगाएं। लेकिन मैंने एक शर्त और रखी कि आप चाहें तो नॉट कर्ता से पहले लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं, तब ये फुल फॉर्म में नहीं आएगा। फुल फॉर्म में जैसे डू नॉट हो गया तो फुल फॉर्म हो गया, इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म लगेगा, संकुचित रूप। जैसे हम देखते हैं, हमने बताया, ये देखिए नॉट लिखा है, ये फुल फॉर्म, इसका हम कंट्रैक्टेड फॉर्म, कंट्रैक्टेड फॉर्म, इसको कहते हैं संकुचित रूप। संकुचित रूप, संक्षिप्त रूप में डू नॉट को हम क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डोंट। ये यदि आपको आगे लगाने की इच्छा महसूस हो रही है या कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब ये कि डू नॉट जो है फुल फॉर्म में ना होकर के ये डोंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डोंट। ऐसे व्हाई डोंट आई, अगर आप करना चाहें, इसको आगे लगाना चाहें तो व्हाई डोंट, यहां पे क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे, डू नॉट नहीं लिखेंगे, डोंट आई। बाकी सारी चीजें वैसे ही आप सेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डज नॉट है, जैसे डज नॉट है, डज नॉट है, इसको शॉर्टकट में डजंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डजंट। तो अगर यहां पर कोई थर्ड पर्सन को कहता है तो यहां पर आप डजंट लगाएंगे। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, न्यू एग्जांपल। राम, तो हम दो तरह से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो फुल फॉर्म में भी आपको दिखा दे रहे हैं, इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, राम अपने बड़े भाई को सुमन के साथ घर पर दोपहर में निजीकरण के बारे में क्यों नहीं समझाता। क्यों और नहीं आ गया इंट्रोगेटिव इंग्लिश। तो अब राम के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। तो व्हाई डस, पहले की मैं बता रहा हूं, ये पहले अपनी, व्हाई डस राम, व्हाई डज राम नॉट, ये पहले की थी, दूसरा यहां समझा रहा हूं, व्हाई डज राम नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किसको, अपने बड़े भाई को, हिज एल्डर ब्रदर। किसके बारे में, निजीकरण के बारे में। तो अबाउट हमने बताया, बार बार की आगे लगाना है, अबाउट प्राइवेसी, प्राइवेसी। फिर कैसे, सुमन के विद सुमन, सुमन हो गया, कहां, घर पर, आए कब, दोपहर में, आए क्वेश्चन। ये तो फुल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ। ये देखो, यहां डस लगा, यहां नॉट लगा। मैंने बताया कि अगर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो आप नॉट कर्ता के बाद लगाओगे। लेकिन मैंने कहा यदि आपको इच्छा है कि इसके हम पहले लगाएं, या कभी कभी आपको तमाम रूपों में फंसते होंगे, मिल जाता है ऐसे एग्जाम्पल, तो इसका हमको फिर क्या लगाना है, संकुचित रूप लगाना पड़ेगा। ये देखो, तो डस प्लस नॉट का डजंट होता है। इसको हम दूसरी भी चीज से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, व्हाई डजंट राम। ये देखो, नॉट इधर समाहित हो गया, डजंट हो गया, व्हाई डजंट राम एक्सप्लेन। अब बाकी वही सेम चीजें आपको प्रोसीड कर देना है, आगे बढ़ा देना है, वो आपको पूरा हो जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप ये इंट्रोगेटिव निगेटिव पॉइंट भी क्लियर कर चुके होंगे। तो आपने देखा कि व्हेनेवर एनी क्वेश्चन वर्ड्स कम्स इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, its meaning is written at first, and when any question word comes in the beginning of sentence, its meaning is not written. In place of it, you will have to write auxiliary word according to subject. आपने ये सारी बातें सीख लिया। अब हमें एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है
एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है, आपने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में आएगा तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बट एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जिसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। यदि हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, हाँ, तो मैं कह रहा था कि सभी प्रश्नवाचक सब जब आगे लिखते हैं उसके बाद साइकिल लगाते हैं, जैसा करता होता है। लेकिन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो है हु माने होता है कौन या किसने। यदि कौन या किसने आ जाएगा तो हम इसके बाद डू या डस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके तुरंत बाद हमको मेन वर्ब लगाना पड़ता है और उसमें यस या यस होना भी अनिवार्य होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हम कहें तुम लोगों को स्कूल में अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये देखिए, ये कौन शब्द आपको मिल गया, कौन पढ़ाता है। ये भी क्वेश्चन वर्ड है, हम इसको आगे खींचेंगे। हमने आगे खींचा। हु के बाद मोस्टली आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो डू और डस लगता है, डू और डस लगाते हो। बट हु ये जो है इसके साथ हम यहां डू डस नहीं लगा पाएंगे। यहां पे तुम लोग है, क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि हु जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस कर्ता का। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट भी होता है, तो हु के साथ हम डू डस नहीं लगा पाएंगे, बल्कि मेन वर्ब लगाएंगे, उसमें यस या यस होना भी अनिवार्य होता है। तो हु टीचेस यू इंग्लिश एट स्कूल। ये क्वेश्चन, इसमें यस होना अनिवार्य है। हु के बाद डू और डस इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और बाकी जितने क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसके साथ आप यहां डू और डस लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, लेकिन यही वाक्य हु वाला वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो जाए, जैसे इसमें नहीं भी आ जाए, जैसे तुम लोगों को स्कूल में अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, या महात्मा गांधी को भारत में कौन नहीं जानता है। अब जब कौन नहीं जानता है तो ऐसे हालात आ जाएंगे, तो हु के बाद यहां डज नॉट फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हु डज नॉट फिर लगाना अनिवार्य होता है। जैसे एग्जांपल देखें, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, हो गया। ऐसे हालत में हु डज नॉट। अब देखो, आपको हु के बाद डज लग रहा है, जबकि केवल इंट्रोगेटिव था, यही हु डज नहीं ले रहा है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर होगा तो निगेटिव हम चाहे करने के लिए बिना डज नॉट या डू नॉट लगा, ऐसा कुछ करने का नहीं। फिलहाल आपको हु जब आएगा तो डू नॉट कभी नहीं लगेगा, डज नॉट ही हमेशा लगेगा। ये भी आपको याद रखना है, इसको तो डू नॉट लगा, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक, तो आपने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब आप इसमें कोई प्रॉब्लम हम सोचते हैं आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए होंगे। तो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड एवरी पॉइंट, एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I hope you will like this video. Sure.